हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी महिला पर्यवेक्षक जो कि आपकी महिला अधिकारिता वाली जो वैकेंसी है 176 पोस्ट वाली 7 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। इसके मॉक टेस्ट है हमें कर रहे थे और आज हमारा मॉक टेस्ट 12वां है। इससे पहले हम 10 मॉक टेस्ट इसके कर चुके हैं। 10 नहीं 11, आज कौन सा है 12वां है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रोज मैं आपको कम से कम है वो 15 से लेके 25 के क्वेश्चंस के बीच में है क्वेश्चन करवाती हूँ। कभी 17 तो कभी 20 कभी 25। आज हम है वो 25 प्लस एमसीक्यूज है इसमें करने वाले हैं और काफी अच्छे से इसकी व्याख्या में करेंगे। आज के अगर सब्जेक्ट की बात करूं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपके हिंदी से करेंगे, इंग्लिश से करेंगे, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी और आपके इको, आपका जो राजस्थान ज्योग्राफी है राजस्थान ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं आपके जर्नल साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक कंप्यूटर साइंस के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यानी 1 2 3 4 और 2 6 7 8 सब्जेक्ट के हम है वो आज 25 प्लस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और इससे आपको पता चलेगा। अब हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में है वो आपकी प्रैक्टिस कम हो पा रही है और आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको वो भी समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है और किस हिसाब से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक बात याद रखना, काफी सारे बच्चे हैं ये भी उसको ध्यान में नहीं रखते कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें आपका 5वां ऑप्शन आएगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रही है और जो नहीं आ रही है उसमें आपको 5वां ऑप्शन यानी ई ऑप्शन है वो फिल करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और ये जो अपना टेस्ट है इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल अपने लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का है और हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। यानी 4 दे रखे इसमें से विलोम शब्द दे रखे सही है वो हमें देखना है। पहला दे रखा है अतरंग बहिरंग, तो हमें फर्स्ट ही सही दे दिया। अतरंग का विलोम होता है वो बहिरंग होता है, तो आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। हमें राइट आंसर तक नहीं देखना है, हमें इसके आगे के जो क्वेश्चन यानी 3 ऑप्शन दे रखे हैं जो गलत दे रखे हैं तो हमें सही कौन सा है वो देखना है। राग का अनुराग नहीं होता, राग का क्या होता है द्वेष होता है। राग का विलोम क्या होता है द्वेष होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता, विज्ञ का क्या होता है अविज्ञ होता है। विज्ञ का क्या होता है अविज्ञ, अविज्ञ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपको प्राचीन का पुरातन दे रखा है, प्राचीन का क्या होता है आधुनिक या फिर नवीन, जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हो। नवीन भी होता है इसका, इसका आधुनिक भी होता है, आधुनिक भी होता है। अब यहाँ पर ये तो प्राचीन के हो गए कि प्राचीन का नवीन और आधुनिक हो गया। अगर हम पुरातन का विलोम देखें ना तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो पुरातन का विलोम होता है नूतन, पुरातन का क्या होता है नूतन होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप सारे ऑप्शन को अच्छे से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट देने का ये मीनिंग नहीं होता कि बस आपने देख लिया कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके 300 में से कितने नंबर है वो आ रही हैं। टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो जितने क्वेश्चन आपके सही है उसको देखने की बजाय जो आपके क्वेश्चन एक तो गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए यानी आपको नहीं आ रहे थे उनकी अगर आप व्याख्या करोगे उसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आप सही मायने में प्रैक्टिस कर रही हो। आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन अपना हिंदी का है और इसमें आपको विलोम शब्द का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वियोज्य शब्द का विलोम होगा। वियोज्य शब्द का विलोम अपवियोज्य, अवियोज्य, अनुवियोज्य और विनियोज्य। अगर हम वियोज्य का विलोम शब्द की बात करें तो वो होता है अवियोज्य। क्या होता है अवियोज्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। वियोज्य का अर्थ क्या होता है कि जिसे अलग करना हो। वियोज्य का अर्थ क्या होता है जिसे अलग करना हो, अलग करना हो।
यानी अलग करने योग्य, तथा अवियोज्य का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका वियोज्य का अलगाव न हो सके, यानी जिसका वियोज्य या फिर जिसका अलगाव न हो सके। तो वियोज्य का मैंने बता दिया, जिसे अलग करना हो। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब अपन चलते हैं आगे, और आगे जो अपने हिंदी का क्वेश्चन है वो आपके शब्द युग्म का है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दो सेम सेम शब्द दिए जाते हैं और उनमें से आपको इनका अर्थ है वो देखना होता है। हमें दिया गया है गाड़ी और एक गाड़ी। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें दे रखा है यान और गहरी, गहरी और यान, गिरी और निकाली, और निकाली और एक गिरी। तो अगर अपन गाड़ी की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ गाड़ी, इसका अर्थ क्या होता है यान। और अगर गाड़ी की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है गहरी। तो अब आप देखिए किस में दिया हुआ है, यान और गहरी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसमें अपन देखते हैं परिणत का अर्थ है झुका हुआ, तो परिणीत का अर्थ क्या है, ये भी आपके शब्द युग्म वाला क्वेश्चन है, जिसमें अपन को परिणत का अर्थ दिया हुआ है कि परिणत का अर्थ होता है झुका हुआ। कई बार आपने देखा होगा परिणत और परिणीत ये साथ में देते थे, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, गाड़ी और गाड़ी वाला। ठीक है, तो उस हिसाब से तो परिणत का झुका हुआ हो गया। परिणीत का अगर आपसे पूछ ले तो इसका अर्थ होता है विवाहित। विवाहित बोलते हैं ना कि ये तो परणाया हुआ है, यानी ये परिणीत है, यानी विवाहित। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके किसका है, ये भी आपके हिंदी का है, यानी आज हमने हिंदी के 5 क्वेश्चन किए हैं। दूसरों की त्रुटियों और दोष को खोजने वाला कहलाता है, ये आपके वन वर्ड का क्वेश्चन है। किसका, वन वर्ड का, यानी शब्दांश, एक वाक्यांश के लिए शब्द, उसके लिए समीक्षक, समीक्षण, छिंद्रान्वेषण और छिंद्रान्वेषक, छिंद्रान्वेषक। अब ध्यान रखना दो होता है, एक तो होता है छिंद्रान्वेषक और एक होता है छिंद्रान्वेषण। तो इसमें दोनों अलग अलग में आपको क्या देखना है कि दूसरों की त्रुटियां यानी दोष खोजने वाला, तो वो तो होता है छिंद्रान्वेषक, वो क्या होता है आपका छिंद्रान्वेषक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। वहीं अगर आ जाता है कि दूसरों की त्रुटियां या दोष खोजना, अब देखिए दूसरों की त्रुटियां दोष खोजने वाला छिंद्रान्वेषक हो गया, दूसरों की त्रुटियां दोष खोजने वाला छिंद्रान्वेषण। और अगर दूसरों में बुराइयां ढूंढना, दूसरों में बुराइयां ढूंढना, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है छिंद्रान्वेषण। तो बुराइयां ढूंढना छिंद्रान्वेषण, और ढूंढने वाला खोजने वाला, तो वो क्या हो जाएगा छिंद्रान्वेषक। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक तो खोजने वाला यानी व्यक्ति हो गया ये तो, ठीक है, और एक हो गया खोजना, तो वो इनमें दोनों में ध्यान रख लेना। खोजने वाला किसी व्यक्ति के लिए छिंद्रान्वेषक होता है, खोजना सीधा है तो छिंद्रान्वेषण होता है, दोनों में फर्क है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, और इसमें अगर हम बात करें अपन को इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि राइटिंग ए लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब, यानी जॉब के लिए जो एक अप्लाई किया जाता है लेटर, टू मेक ए कंप्लेंट, टू ऑर्डर गुड्स टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, टू आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट इज नोन एज। इसने बोला है कि जो अगर कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लेटर, ठीक है, कोई कंप्लेंट करने के लिए लेटर लिख रही हैं, कोई ऑर्डर गुड्स के लिए लिख रही हैं, कोई एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर उसको लिख रहे हैं, टू आस्क फॉर ए अपॉइंटमेंट उसको लिख रहे हैं। तो ये किस प्रकार के लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, या दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, या फिर अपन बोले कि जो अपन को दिया है कि अप्लाई फॉर ए जॉब, ठीक है, तो यानी जॉब एप्लीकेशन, ये जो हो गया ये क्या हो गया, जॉब एप्लीकेशन लेटर हो गया, एप्लीकेशन है लेटर हो गया। तो ये एक होता है, वो होता है आपका फॉर्मल लेटर। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। वैसे ही जैसे अपन लीव के लिए अप्लाई करते हैं, अपन किसके लिए अप्लाई करते हैं, लीव के लिए, तो लीव एप्लीकेशन हो जाते हैं ना, लीव एप्लीकेशन, तो वो भी क्या है, एक फॉर्मल लेटर है। वहीं जैसे टू ऑर्डर गुड्स यानी जो बिजनेस लेटर होते हैं, टू ऑर्डर गुड्स यानी बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके फॉर्मल लेटर होते हैं। वहीं अगर अपन लेटर टू एडिटर्स की बात करें, यहाँ पे एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हो गया, या फिर अपन अपॉइंटमेंट वाले लेटर की बात करें, अपॉइंटमेंट लेटर्स की बात करें, या फिर कोई कंप्लेंट करने वाला है ये, तो इसकी बात करें, लेटर्स टू कंसर्निंग अथॉरिटीज, इसके बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की। और अगर टेस्ट सीरीज का आप सभी को पता है कि अपनी टेस्ट सीरीज 199 में है। अगर आपको परचेज करनी है तो आप टेलीग्राम पर @preetclasses05 पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अगर इस टेस्ट सीरीज की विशेष बात देखें तो इसमें आपको काफी अच्छे से व्याख्या और विश्लेषण सहित आपको ये टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एक टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे आपका जो नवीनतम आपका सिलेबस है उस पर आधारित है। सबकी अच्छे से व्याख्या दी हुई है, जिसका आप रिवीजन बार बार कर सकते हो। और एग्जाम से 5 दिन पहले भी इन पीडीएफ से आप अच्छे से इनका रिवीजन कर सकते हो। और काफी सारे बच्चों को ये क्या है, आपकी बार काफी पसंद आई है। पसंद आने का कारण एक है कि इसमें आपको विस्तृत व्याख्या मिल रही है, जिसका आप कई बार रिवीजन करके उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इनसे है वो कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होगा, कोई भी पीडीएफ होगी, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला भी अपना इंग्लिश का क्वेश्चन है। और इसमें अपन को है वो 4 पार्ट दे रखे हैं, और इनमें से अपन को क्या है, एरर वाला पार्ट देखना है। और ये भी देखनी है कि उसमें एरर है क्या, तो और एरर है तो उसका सही क्या होना था। तो इसमें बोला है, इंजन्स यूज्ड इन स्पेस सेटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन द वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स। ठीक है, और नो एरर, अगर कोई एरर ना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको नो एरर कर सकते हो। और अगर आपको कोई इनमें से एरर दिख रही है तो आप ए, बी या सी, ये ऑप्शन वाले आपको दिए गए हैं, आप उनको चुन सकते हो। अगर अपन बात करें इसमें एरर की, तो आपका जो एरर है वो आपके बी पार्ट में है। और इसमें देखें तो इसमें देखिए, लार्ज एंड मोर स्ट्रोंग, लार्ज और मोर स्ट्रोंग की अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वो क्या होती है, स्ट्रोंगर हो गई, लार्जर हो गई, ये होती है। ठीक है, और आपकी जो एक कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री। उसमें क्या होता है, उसमें तो आपका सीधा स्ट्रोंग स्ट्रोंग हो गया या फिर लार्ज हो गया, उसमें आपका क्या हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, वहीं पर अगर आपकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है तो उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें आपका स्ट्रोंगर, उसमें क्या लिखा जाता है, स्ट्रोंगर, और आपका क्या लिखा जाता है, लार्ज लिखा जाता है। ठीक है, और वहीं अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसमें क्या लिखा जाता है, आप सभी को पता है कि स्ट्रोंगेस्ट और लार्जेस्ट लिखा जाता है। इसमें गलती क्या है कि आपको जो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो मोर स्ट्रोंग दिया गया है ना, वहां पे क्या लिखना है, आपको स्ट्रोंगर लिखना है। वहां पर आपको क्या लिखना है, स्ट्रोंगर लिखना है। तो मोर स्ट्रोंग की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रोंगर आ जाएगा। अब क्यों आ गया, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि लार्जर क्या दिया गया है आपको, लार्जर है वो क्या दिया गया है, कंपेरेटिव डिग्री दी गई है। तो उसके साथ में कंपेरेटिव डिग्री के साथ में कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ना कि पॉजिटिव डिग्री। मोर स्ट्रोंग आपको क्या दिया गया है, स्ट्रोंग, ये पॉजिटिव डिग्री दी गई है। तो ध्यान रखना, कंपेरेटिव के साथ कंपेरेटिव ही आएगी, तो लार्जर के साथ इसमें स्ट्रोंगर आएगा। तो इसमें आपको पता चल गया क्या एरर थी और वो सही क्या हो सकती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए बी आ जाएगा। इस प्रकार आपको इजी वे में अच्छे से सॉल्यूशन है हमारी टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाया गया है। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उसको आसानी से है वो सोल्व कर पाओगे और आसानी से उसको याद और समझ पाओगे। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे हमारी राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। और राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो उत्सव है वो देखने हैं कि जो उत्सव जहां मनाया जा रहा है वो इसमें सही दे रखा है या नहीं। फर्स्ट हमें दे रखा है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर आमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। अगर इनमें बात करें तो अगर ये चारों सही है तो हमें कूट में बताना है। और इसमें एक चीज आप देख सकते हो कि इसमें ऑप्शन तो चारों दे गए हैं, तो हमें इसमें से क्या करना है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, यानी हमें इनका क्रम बताना है कि पहले कौन सा का आयोजन होता है फिर कौन से का होता है। तो यानी अपन को आयोजन बताना है। तो अगर अपन देखें तो हम सभी को पता है कि जो ऊंट महोत्सव है ना वो जनवरी में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद जो आपका मरु महोत्सव आता है वो जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है।
जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। फिर इसके बाद अपन आते हैं आपके कौन से पर, हाथी महोत्सव पर आते हैं। जो हाथी महोत्सव है वो कब मनाया जाता है, आपके मार्च में मनाया जाता है। और वहीं अगर अपन आ जाते हैं ग्रीष्म महोत्सव में, तो ये जून में मनाया जाता है। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा महोत्सव है वो किस मंथ में मनाया जाता है और कहाँ का ये प्रसिद्ध है, कहाँ मनाया जाता है। तो अब अपन देखें कि जनवरी में बनाया जाता है ऊंट महोत्सव, जनवरी फरवरी आ गया तो मरु महोत्सव, यानी पहले 3 नंबर आएगा। फिर आपके क्या आ जाएगा, 3 है तो यानी अपन सी लिख सकते हैं। तो पहले सी हो गया, फिर 1 नंबर यानी आपका ए हो गया, फिर आपका 2 यानी बी हो गया, और फिर आपका फोर्थ यानी डी हो गया। तो जिस ऑप्शन में सी ए बी डी है वो आपका सही हो जाएगा। सी ए बी डी आपके ऑप्शन फोर्थ में है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो भी आपके राजस्थान ज्योग्राफी का है। और इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो कि नया है, राजस्थान में किन जिलों को जोड़ता है। अगर अपन बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 की, तो ये आपके जयपुर बीकानेर, जैसलमेर सीकर, भरतपुर जयपुर और गंगानगर जैसलमेर को जोड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसलमेर के निकट आपका जो NH68 है उससे प्रारंभ होता है आपका NH11। ठीक है, उससे प्रारंभ होकर ये पोखरण, पोखरण के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जो श्री डूंगरपुर है वो श्री डूंगरगढ़, डूंगरपुर अलग जिला है अपना, और डूंगरगढ़ आपके बीकानेर में आता है। उसके बाद में रतनगढ़, रतनगढ़ जो कि आपके सीकर में पड़ता है, रतनगढ़, और रतनगढ़ से फतेहपुर, फतेहपुर यानी ये दोनों कहां पर आपके आते हैं, सीकर में आते हैं, सीकर में आते हैं। और सीकर में फिर ये NH52 52 तक विस्तृत है। तो NH68 से NH52 तक इसका जो आपका रूट देख सकते हैं, पोखरण, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर। ठीक है, तो ये आपका कहा जैसलमेर से सीकर हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है वो है तो आपके ज्योग्राफी का, लेकिन आपको कथन और कारण वाला दिया गया है। और एक चीज आप देख कर चलना, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से इनको आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अब जो आपका RSSB बोर्ड है वो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो काफी बनाता है। अपन कथन की बात करते हैं तो कथन में अपन को दिया गया है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। दूसरे की बात करें तो दूसरा दिया गया अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो अगर इसमें देखें तो अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक पाई जाती है और सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अब कारण आर दिया गया क्यों है, क्योंकि जो अरावली की जो पूर्वी ढाल होती है वहां पर वर्षा है वो ज्यादा होती है। अब आप सभी को पता है कि जो अरावली के पश्चिम में आपका मरुस्थल आ जाता है, और वो जो है कि वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वहां पर है वो कम वर्षा होती है। और कम वर्षा के कारण है कि वहां पर आपके जो वृक्ष होंगे तो या फिर आपके जो वनस्पति होगी वो कम होगी और कम ऊंचाई की होगी, क्योंकि उनको वर्षा है वो कम मिल पाएगी। तो कथन ए बिल्कुल सही है, और आर है वो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, पूर्ण व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसमें तारागढ़ नाग पहाड़ियां, मेवाड़ पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली पहाड़ियां और मेरवाड़ा पहाड़ियां। अगर अपन इसमें बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मेरवाड़ा पहाड़ियां। अगर मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली बात आए तो ये आपकी मेरवाड़ा पहाड़ियां पर्वत श्रेणी है वो अलग करती है। अब अपन मेरवाड़ा पहाड़िया की बात करें तो जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है उसमें जो टोडगढ़ है, क्या है, टोडगढ़, उसके समीप का जो भाग है जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करता है। और एक चीज याद रखना, आपको पता है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो तस्त्री नुमा आकृति है और ये तस्त्री नुमा आकृति आकृति वाले वाले पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की
श्रृंखला या फिर श्रृंखला की जगह मेखला भी दिया हुआ आता है। श्रृंखला या मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको गिरवा बोलते हैं। और ये याद रखना कहां पर है, उदयपुर। कहां पर, उदयपुर। तो ये भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि गिरवा किसे कहते हैं, पूछा हुआ है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है फोर्थ आ जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे और अगला अपना क्वेश्चन है आपके पॉलिटी का आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है वो सही नहीं है। अगर अपन प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो फर्स्ट अपन को दिया है कि प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा की शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। अध्यक्ष चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के पद को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जाता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो आपका गलत दिया हुआ है ना, वो कौन सा दिया गया है, वो आपका दिया गया है ऑप्शन ए फोर्थ। कौन सा, ऑप्शन फोर्थ। अगर अपन बात करें कि जो आम चुनाव होते हैं ना, क्या होते हैं आपके आम चुनाव, आम चुनाव के बाद जब नव निर्वाचित लोकसभा होती है तो उस लोकसभा में राष्ट्रपति सबसे बड़े यानी वरिष्ठतम सदस्य को, वरिष्ठतम सदस्य होता है, उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुनता है। तो एक चीज तो आप ये याद रखना कि जैसे अभी एक आपके लोकसभा चुनाव हुए थे, तो आम चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त किया जाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें कि जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद है वो स्वतः समाप्त हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा समाप्त नहीं किया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तीनों ऑप्शन पहले वाले सही दे रखे हैं, गलत दे रखा है ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है, एक साइड है वो आपको दे रखी है अनुच्छेद और एक साइड है वो इनके बारे में विस्तृत वर्णन दे रखा है कि इसमें आपका संक्षिप्त में कि आपका क्या होना चाहिए। पहला दे रखा है अनुच्छेद 42। अगर अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें आपका क्या आना चाहिए, और नीचे देखिए फिर आपको कूट दिया गया है जिसको आपको अच्छे से चुनना है। तो अब देखिए कि जो अनुच्छेद 42 है ना, इसमें आपको दिया गया है कि काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, यानी आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट में आपका फोर्थ होना चाहिए। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं दी गई है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी दी गई है। अनुच्छेद 43 ए की बात करें तो इसमें मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी गई है। और 43 बी की बात करें तो इसमें सहकारी समितियों की स्थापना दी गई है। सहकारी समितियों की स्थापना दी गई है, क्या समितियों की स्थापना दी गई है। अब इसमें देखें तो आपका ए में आपका फोर्थ, फिर थर्ड, फिर आपका टू और फिर फर्स्ट है। तो ये आपका ऑप्शन है टू हो जाएगा, ऑप्शन है टू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें देखें तो अपना जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए और 2 साल के लिए। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो लोकसभा का कार्यकाल है वो कितने, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। एक ये भी याद रखिए कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और एक बार में, एक बार में, ठीक है। अब अपन बात करें तो जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो यह अवधि 6 माह तक हो सकती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना है, नोट लगाकर लिख भी लेना कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल आपात में बढ़ाया गया था, और वो कब बढ़ाया गया था, 1976 से 77 में बढ़ाया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है तो याद रखना। तो अपन को याद क्या रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी एक बार के लिए। और अब तक एक बार बढ़ा है, जो 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसमें बढ़ा था। और अगर जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो इसकी अवधि है वो 6 माह तक हो सकती है। ये भी आप ध्यान रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो गया। अगला जो क्वेश्चन है
वो आपका आता है कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर नीचे बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, जो आपको नीचे कूट दिया गया है उनमें से। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, वर्ष में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, और किस वर्ष में, तो इसमें शायद इसमें कटा हुआ है, यहाँ पे 2007 आएगा कि ग्राम न्यायालय के लिए वर्ष 2007 में है वो अधिनियम पारित किया गया था, तो 2007 में है वो, वर्ष 2007 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई, तो बिल्कुल सही है। यह भ्रमणशील अदालतें हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर मामलों की सुनवाई करती है, ये भी सही है। यह दीवानी एवं फौजदार दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता है, ये भी सही है। ये याद रखना कि इसका जो निर्णय होता है ना, ग्राम न्यायालय का निर्णय, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस निर्णय के विरुद्ध है वो 1 माह में अपील लाई जा सकती है, 1 माह में अपील लाई जा सकती है, ये याद रखना। कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है वो अपील कब तक लाई जा सकती है, तो 1 माह में लाई जा सकती है। और जो उच्च न्यायालय की अनुमति से जो राज्य सरकार प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है उसको नियुक्त करती है, तो ये ध्यान रख लेना, लेकिन ये निर्णय वाला ज्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्थ हो जाएगा कि ए बी सी तीनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके राज्यसभा से है। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में कथनों पर अपन को विचार करना है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। चलो दूसरे पे बढ़ते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त होते हैं, प्रति 2 में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए, राज्य संविधान का जो अनुच्छेद 80 है ना, अनुच्छेद 80 है, उसमें राज्यसभा का उल्लेख, यानी राज्यसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वो 6 साल का होता है, यानी जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। आप सभी को पता है, मैं सिर्फ एक आपका रिवीजन करवा रही हूँ। और एक चीज याद रखना, जो आपके नई अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है, तो ये आपके अनुच्छेद 312 में दिया गया है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा प्रस्तावित पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। तो अगर आपसे पूछ ले नई अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 312 में है, तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है कंप्यूटर का पार्ट, और कंप्यूटर की बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेनू में किसकी सूची होती है, मेनू में किसकी सूची होती है, कमांड्स की, डाटा की, ऑब्जेक्ट्स की और रिपोर्ट्स की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मेनू होता है उसमें किसकी होती है, उसमें कमांड्स की सूची होती है। अब जैसे मैंने आपको जो आपके वन लाइनर वाली कंप्यूटर की क्लास थी उसमें आपको बताया था कि अगर किसी चीज को प्रिंट करना है, किसी चीज को प्रिंट करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, ठीक है, सेव एज करना है, तो ये सारे के सारे किस मेनू में पाए जाते हैं, तो आपको ये फाइल मेनू में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेनू में क्या होता है, आपके कमांड्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एरर, त्रुटि को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था और 2 टाइप से करवाया था कि किस प्रकार किस लैंग्वेज में आपके आ जाए तो आपको इसको कर पाओगे। एक आपको बग का करवाया था, एक आपको डीबगिंग का करवाया था, ठीक है। तो इसमें जो त्रुटि होती है उसको बग कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट आ जाएगा। लगभग बच्चों ने है वो शायद वो क्लास देखी होगी, अगर किसी ने कंप्यूटर वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। उसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और एक बात ध्यान रखना कि आपका जो कंप्यूटर है ना वो 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंप्यूटर का, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है कि जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ जाती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उस डिवाइस को वायरलेस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, वहां पर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन उस लैंग्वेज में करवाए थे। अब उन क्वेश्चंस को भी मैंने क्या है इसमें एमसीक्यूज में लेकर आई हूं, ताकि जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं लिया तो वो इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ है उसको कवर कर पाए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, यानी आप देखो
कोई डॉक्यूमेंट हो गया, आप डॉक्यूमेंट क्यों, मैसेज पर ही देख लो, आप कोई मैसेज भेज देते हो, मैसेज भेज देते हो, चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो या फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट में कर सकते हो क्या आप एडिट, लेकिन आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज भेजते हो तो आपको उसमें कोई एरर हो जाती है, वो गलत टाइप हो जाता है, तो आप उसको एडिट कर देते हो, यानी उस एरर को ठीक करते हो, तो एडिट करने का अर्थ होता है ऑप्शन ए फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन आता है, यहां से अपना जनरल साइंस स्टार्ट होता है, और जनरल साइंस की बात करें तो अपना जो क्वेश्चन आ गया वो आपका क्या आया है, उसमें दिया हुआ है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है, जैविक पर्यावरण में क्या चीजें शामिल हैं, तो इसमें उत्पादक दे रखा है, अपघटक दे रखा है, उपभोक्ता दे रखा है और उपरोक्त सभी दे रखा है। तो अगर हम जैविक घटक की बात करें तो उसमें क्या चीज शामिल होती है, उसमें आपका जो जैव रासायनिक चक्र जिसको कहते हैं, उसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा कि उत्पादक भी होता है, उपघटक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग है। अगर इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अपना जो वायुमंडल है ना, इसमें गैसें कौन कौन सी होती है, यानी वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपको कौन सी मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन मिलेगी, और कितनी मिलेगी आपको 78% मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो आपको 21% मिलेगी। वहीं फिर आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी आपके CO2 आती है, और इसकी मात्रा आपकी होती है 0.03% से आपके 0.04%, ठीक है। और अगर अन्य गैसों की बात करें तो आपके जो अन्य गैसें है वो आपको मिलती है 0.097%, ठीक है। तो आपकी CO2 आ गई, और CO2 कितनी है, ये आपके 1% से भी कम है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए डी आ जाएगा। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण इसमें CO2 यानी आपके ऑक्सीजन और एक कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन का दो पार्ट होता है, दो अणु होते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो परमाणु, और अगर कार्बन की बात करें तो एक परमाणु होता है। ये जो एक गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक रंगहीन और एक गंधहीन गैस है, ये भी आप ध्यान रख लेना, कई बार इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है। तो ये गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी याद रखना। तो इसमें आप क्या क्वेश्चन में सीख पाए, एक तो आपको सारी, अब जरूरी नहीं है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूछा तो आपको नाइट्रोजन पूछ सकते हैं, आपको ऑक्सीजन पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें किस प्रकार की गंध आती है, तो आप याद रखना ये गंधहीन गैस है। रंग आपसे इसका पूछ ले तो ये एक रंगहीन गैस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो इसकी मात्रा होती है ना वह एक से भी कम होती है, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है डी आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है डी आ जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं और जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी मैंने बात की थी कि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो सबसे पहले आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो हमें पता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, हीलियम भी है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर ये आपसे पूछ ले तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी मेथेन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से होती है वो ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन, यानी जो आपके भूमंडलीय की जो उष्मीकरण है ना उसके लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, उसके बाद में आपके नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन आदि से होता है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर आपसे पूछ ले तो आपका ऑप्शन सी आएगा, भी मीथेन तो होता है, हीलियम नहीं होता। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी आ जाएगा कि हीलियम नहीं होता, राइट आंसर है। मीथेन तो होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो उसमें क्या आता है कि ग्रीन हाउस गैस से है ना वो उसकी मात्रा के हिसाब से है, वो इसका क्रम बताओ, सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, उसके बाद आपकी नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड की होती है, उसके बाद में आपके मीथेन की होती है, मीथेन की होती है, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है, क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, ठीक है। और उसके बाद में आपके आता है जलवाष्प, उसके बाद में आती है जलवाष्प ओजोन, जलवाष्प ओजोन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना, ये सारी गैसें होती है और इनका क्रम आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें पूछा जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो गैसों का उत्सर्जन है वो ज्यादातर जैसे फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एसी हो गई, इसके साथ साथ स्कूटर हो गया, कार हो गया, इनमें इनका यूज है वो किया जाता है। हीलियम गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक निष्क्रिय गैस है, जिसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय भी बोल देते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, ये कौन सी होती है, ये आपकी आपके उत्कृष्ट या फिर निष्क्रिय गैस होती है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सत्य है, ये हमें इनमें से बताना है। प्रजातियों की संख्या वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। अगला है, जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता हेतु हानिकारक होती है। और आगे अपन को क्या दिया गया है, अपन को दिया गया है कि जैव विविधता का मापन है वो आई नहीं फर्स्ट है, फर्स्ट बी आर विविधता द्वारा होता है। तो इसमें अगर अपन बात करें ना, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड है वो दिया गया है। जटिल खाद्य श्रृंखला कभी भी जैव विविधता हेतु हानिकारक नहीं होती, ये इसने गलत दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड सही दे रखा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है अपन को कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। ये आपके क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है वो आपके उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे आ गया है, ये आपके मैथ से आ गया है, और इसमें आपसे मैथ का मान लीजिए आप या रीजनिंग का मान लीजिए, जिसमें आपको कई बार है वो एक आकृति दे दी जाती है और उसमें से आपको कभी आयत, वर्ग या फिर त्रिभुज है इनके बारे में पूछा जाता है कि ये कितने त्रिभुज बनाते हैं, आयत बनाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक ये आकृति दी गई है और इसमें वर्ग व आयत पूछे कि कितने वर्ग और आयत है। अब इसमें देखिए, अब है ना सीधा करोगे ना तो कई बार कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है, करने को तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर ऐसे इनको गिन सकते हो और आप कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपको बेटर तरीका क्या होता है कि इसमें जैसे आप है ना इनकी पंक्तियां गिन लो, जैसे ये आपका आयत मान लिया, आकृति में जो वर्ग है, जो दी गई आकृति है, इसमें अपन एक तो इसको मान लिया कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लिया, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी पंक्ति मान ली, फिर इसमें ये इसको स्तंभ मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपको संख्या में जो फर्स्ट वर्ग है, ये भी एक वर्ग हो गया ना, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ये हो गया, फिर इन दोनों की तो ये हो गया, इनकी इनकी की तो ये हो गया, ठीक है, और इसकी थर्ड और थर्ड की गई तो ये पूरा हो गया। यानी इसमें क्या होता है, जब भी आए तो या फिर जो वर्ग हो तो उनमें गिनने का आपको क्या होता है कि आप एक की स्क्वायर प्लस दो की स्क्वायर प्लस थर्ड की स्क्वायर प्लस थर्ड की स्क्वायर आप कर लिया करो। अब इनको करोगे तो ये कितना हो गया, 1 4 और 9 कितने हो गए, 14 हो गए, कितने हो गए, 14 हो गए। और एक चीज देखो, ये आपको कब होगा, जब आपको दो दिए हुए हो, जैसे आपका ये सिर्फ 4 ही दिए होते तो इसमें क्या आ जाता, 14 आ जाता। अब अपन को कितने दिए गए हैं, अपन को दिए गए 3, 1 2 3 और इस साइड भी 3 दिए गए हैं। तो अपन क्या निकालेंगे, इनकी क्यूब निकालेंगे, एक की क्यूब, दो की क्यूब और तीन की क्यूब। आपको पता है एक की क्यूब 1, दो की क्यूब 8 और तीन की क्यूब कितनी हो गई, 27 हो गई। और टोटल करेंगे कितने आ गए, 36 आ गए। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी अगर आपको है ना ये वाला, ये जो वाला स्तंभ है ना, या फिर ये तीनों आपको नहीं दिए होते ना, ये पंक्ति नहीं दी होती, तो आपका जो राइट आंसर होता वो कितना आ जाता, 14 आ जाता। राइट आंसर कितना आ जाता, 14 आ जाता। तो आप इनको भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या होगा, वो आपके रीजनिंग का दिया गया है, आपके वक्तव्य पूर्व अनुमान वाला, जिसमें आपका वक्तव्य वो दिया गया है कि सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ करते हैं चॉकलेट पसंद। यानी सारे के सारे बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ है वो चॉकलेट भी पसंद करते हैं। इसमें देखें,
जो पूर्वानुमान है कि जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वो आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि इन्हें बोला है सभी बच्चे आइसक्रीम, यानी ये बच्चे सारे के सारे ये आइसक्रीम है वो पसंद करते हैं। इसमें से कुछ बच्चे हैं वो चॉकलेट पसंद करते हैं, कुछ क्या है चॉकलेट पसंद करते हैं। पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती परंतु वो आइसक्रीम पसंद करती है, बिल्कुल सही बात है। अभी अब सारे बच्चे आइसक्रीम करते हैं उनमें से कुछ चॉकलेट करते हैं, तो हो सकता है पिंकी यहाँ आती हो। पिंकी है वो यहाँ आती हो, तो वो क्या है कि वो आइसक्रीम तो पसंद करती है लेकिन चॉकलेट नहीं करती, तो दोनों ही अंतर्निहित है, दोनों ही पूर्वानुमान सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो अब हमने कितने 27 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में किए हैं, और आपको पता है हमने 7-8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, काफी अच्छे और इजी ढंग से मैंने करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करना, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।